सबके अनशन का दिन भेल 12 गते से 11 गते से क्या रिले अनशन है कि हमारा अनशन है? रिले अनशन के लोगों के लिए है, आकर बैठ कर जा सकते हैं, लेकिन मंत्री कितना आदमी आमरण अनशन में है? आमरण अनशन है कितना आदमी है? 13 आदमी। 13 आदमी। संजय कुशवाहा, रामप्रीत पासवान, जितेंद्र। तो अभी फिलहाल स्थिति क्या है, क्या कह रहा है? सरकार सुनवाई नहीं कर रहा है, हत्याराओं को बचाना चाह रहा है। संघर्ष नीति का मांग है, उसको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आंदोलन जारी है। तो मांग नहीं, सुनवाई नहीं कर रहा है तो आंदोलन तो कितना दिन तक जारी रखिएगा? जब तक दोषी पर कार्रवाई नहीं होगा, हमारे जो निरंजन नाम है, विजय नाम है, उसका क्षतिपूर्ति का बात है, सही घोषणा का बात है, उसको बाल बच्चा का पालन पोषण का बात है, संघर्ष समिति के द्वारा रखा गया जो सारी मांगे हैं, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक तो आंदोलन जारी रहेगा। स्थानीय प्रशासन बात कर रहा है बीच में कि नहीं? रिस्पॉन्स कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्थानीय प्रशासन तो दमन के तहत रख गया है, अभी तक निर्दोष आदमी को छोड़ा नहीं है। स्थानीय प्रशासन के बस में अब क्या रह गया है? एसपी हत्या में संलग्न है, डीएसपी हत्या में संलग्न है, इंस्पेक्टर संलग्न है, सही असही हवलदार संलग्न है। तो इन लोगों को निलंबन करके तुरंत कस्टडी में ले जाना चाहिए, सरकार कर नहीं रहा है। अभी जो कोरोना का जो महामारी है, इस महामारी के बीच में कितना दिन तक आंदोलन लंबियाना और गैदरिंग करना कितना जायज बात है? आप लोग एक जिम्मेदार व्यक्ति भी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका प्रकार है, आप जो बंदाबंदी हुआ करीब चैत्र 11 गते से, चैत्र 11 गते से लेकर आज तक जो सरकार के द्वारा बंदाबंदी घोषणा की गई है, उस अवधि में कोरोना वायरस से संक्रमित होकर कितना दलित मारा है और हत्या हिंसा से लोगों के द्वारा हत्या करके और भुखमरी से सरकार के द्वारा लगाई गई जो लॉकडाउन है, उसके कारण से जो लोग दैनिक ज्याला करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो लोग भुखमरी से कितना मारा है, उसको आप डाटा संकलन कीजिए और उसको एनालिसिस कीजिए। आप उसमें पाएंगे कि कोरोना वायरस से जितना लोग नहीं मरा है दलित समुदाय में, आज तक नेपाल में एक भी दलित कम्युनिटी के लोग कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं मरा, लेकिन 2 दर्जन से अधिक दलित समुदाय के लोगों को हत्या किया गया है। ऐसे ही दर्जनों के साथ बलात्कार की घटना हुई है, दर्जनों के साथ अन्य अमानवीय प्रकृति की घटना घटी है। इसलिए हम लोगों को कहना है, हम लोगों को विश्लेषण में ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक जो यहाँ का शासक है, जो यहाँ के नस्लवादी चरित्र का कल जातीय और वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो यहाँ का शासक है, जो ब्राह्मणवादी यहाँ का चिंतन होते हुए जो शासक है, वो शासक यहाँ के दलित समुदाय के लिए, यहाँ के तमाम पीड़ित और शोषित समुदाय के लिए, बहुजन समुदाय के लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए जनता कोरोना वायरस जैसे खतरनाक महामारी को भी परवाह नहीं करते हुए अपने मान स्वाभिमान और अपने ऊपर हो रही ज्यादती के विरुद्ध में और न्याय और समानता और भाईचारा के स्थापित कराने के लिए आए हुए हैं और आंदोलन में लगे हैं। आप लोग का आंदोलन एक तरफ चल रहा है, दूसरा तरफ गढ़ीमाई में एक दलित महिला की भी हत्या हो जाता है, इस सब पर कुछ बोलना चाहेंगे? इसी संदर्भ में जब तक यहाँ का जो शासक है, शासक का जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति में चेंज नहीं होगा, तब तक आपको दलित के ऊपर जो ज्यादती है, जो हिंसा है, वो बंद नहीं होगा, हत्या बंद नहीं होगा। और आप ये स्पष्ट हो जाइए कि दलित के ऊपर जो ज्यादती है वो हजारों साल से जारी रहा है और आज तक
दलित के ऊपर जो हत्या और हिंसा का जो घटना है वो घट रहा है श्रृंखलाबद्ध रूप से, इसका कारण एक ही है कि दलित समुदाय का, शोषित उत्पीड़ित और वंचित समुदाय का लोगों का पहुंच आपको राज्य सत्ता में नहीं है, प्रशासन में नहीं है, और यहाँ का जो न्यायालय है वो न्यायालय नहीं है। यहाँ पर अदालत है नेपाल में, लेकिन न्यायालय नहीं है। यहाँ पर पुलिस है, लेकिन वो जनता के हित में नहीं है, वो कुशल प्रशासक नहीं है, वो न्याय के हित में काम नहीं करता है। वो शासक के निर्देशन में दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार करने में लगा हुआ है। इसलिए जो आप घटना के बाद की है, जो एक दलित महिला के साथ जो दलित महिला की जो हत्या की गई है, ऐसे विभिन्न और जगह पर भी ऐसा मानवीय प्रकृति का घटना सब घटा हुआ है। इसका मूल अगर कारण देखिएगा तो यहाँ का शासक है। इसलिए जब तक दलित और वंचित समुदाय राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे, सशक्त नहीं होंगे, तब तक ये जुर्म रुकने वाला नहीं है। वैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे हैं कि कमजोर लोग को कभी न्याय नहीं मिलता, इसलिए कमजोर लोगों को पहले शक्तिशाली होना होगा, और शक्तिशाली बनने के लिए संगठित होना होगा, क्योंकि संगठन से ही शक्ति संचय हो सकता है, शक्ति बन सकता है। इसलिए दलितों को और वंचित समुदायों को, सीमांतरित समुदायों को संगठित होकर अपने हक अधिकार और अपने ऊपर जो वर्षों से, हजारों वर्षों से जो ज्यादती हो रहा है, जो अन्याय, जो हत्या हो रहा है, उसके खिलाफ में जाना चाहिए। और ये आंदोलन आपको दीर्घकालीन रूप में दलित का समस्या को समाधान कराने की ओर अग्रसर होना चाहिए। नहीं तो जब तक यहाँ पर दीर्घकालीन रूप में दलितों का समस्या का समाधान नहीं होगा, संवैधानिक रूप में दलितों का अधिकार को गारंटी नहीं किया जाएगा। आज भी जो संविधान बना है उसमें भी दलितों के साथ जाल झेल किया गया है, दलितों को अधिकार को गारंटी नहीं किया गया है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर संहिता तो आई है, लेकिन संहिता में भी जो संहिता का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, वो आपको संहिता के, संसार के किसी भी मुल्क में जो संहिता है उसके मर्म के आधार पर, उसके नम्स के आधार पर नहीं है। आपको प्रदेश आज भी अधिकार विहीन है। एक तो प्रहरी, एक तो साधारण से साधारण घटना के छानबीन कराने के अधिकार भी आपको प्रदेश सरकार के पास नहीं है। तो ये कैसा संहिता है? आप एक सीडीओ को, एक एसपी और डीएसपी को निर्देशन यहाँ के सीएम नहीं कर सकता है, ऐसा भी कई संहिता होता है। इसलिए जब तक हमारा यहाँ दलित को, शोषित को और मानते कि यहाँ का जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन तमाम समुदाय के लोगों को जब तक आपको पुलिस में, प्रशासन में और शासन के हर एक तह में जब तक जनसंख्या के आधार पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, तब तक न्यायालय में और अन्य विभिन्न जगह पर जब तक आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, और राजनीतिक रूप में जब तक दलितों का और बहुजन समुदाय का जब तक प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, तब तक दलित को समस्या, यहाँ का जो कमजोर तबका के लोग हैं उनके ऊपर का जो समस्या है, जो हत्या, हिंसा और अत्याचार हो रहा है, उसको बंद होगा, वो कहना बहुत नामुमकिन है।